अस्सलाम वालेकुम। नेक्सस पॉइंट के साथ मैं हूं हैदर इमाम। इस टेक्स्ट डिस्कशन के सिलसिले का आज एक और मरहला, जिसमें हमारे साथ आज पाकिस्तान के एक टेक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनसे हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के बारे में। जहाँ पे हमारे पास हम टैक्स निज़ाम में कुछ खामी को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे हमको टैक्स में कुछ पॉजिटिव चीज़ें या पॉजिटिव अमेंडमेंट उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और इसको इम्प्रूव करने के लिए, टैक्स के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमको कुछ इक़दाम भी करने चाहिए। हमारे साथ आज स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ईवाई से है, वो पार्टनर टैक्स हैं ईवाई के, और इनसे हम कंपैरिजन करते हैं कुछ पाकिस्तान के सिस्टम, पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम है, और पाकिस्तान से बाहर जो कल्चर है टैक्स का, वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है, उनकी उसकी जो इम्प्लिकेशन में क्या फ़र्क आता है, और जो उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशंस हैं, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लॉज हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हैदर पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमको टाइम दिया। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हम टैक्स के उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जहाँ पे देखते हैं, हम अपनी टैक्स प्रैक्टिस में, हम किसी एमएनसीज़ में देखते हैं, किसी लोकल इंडस्ट्री में देखते हैं, वहाँ पे टैक्स की जो रिसोर्स है उसकी यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। इनफैक्ट बड़ी फर्म्स भी जो हैं वो, अगर आप हम देखें एडवर्टाइजमेंट, तो वो कंटिन्यूस वो उनकी डिमांड है कि उनको टैक्स के प्रोफेशनल्स चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास यहाँ के टैक्स के रिसोर्स की कमी है, या हमारा जो टैक्स का सिस्टम है उसकी वजह से टैक्स प्रोफेशनल्स या क्वालिफाइड आना नहीं चाहते, या हमारे मुल्क से बाहर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी बहुत ज़्यादा बन गई है जिसकी वजह से लोग यहाँ से चले जाते हैं? बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट प्रोग्राम अपना आई थिंक पॉइंट है आपका। और सबसे ज़्यादा हम भी इसमें सफ़र कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, विच इज़ हम कॉमनली कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ब्रेन ड्रेन, यू वेरी राइट, हमारे प्रोफेशन में भी हो रहा है और लोग जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, वो तो ये है कि ब्रेन ड्रेन के लिए ज़रूरी है कि सामने अपॉर्चुनिटी हो। तो अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा टैक्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। यूएई का आपने सुना होगा, वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स भी अब आ गया वीएटी के बाद। सऊदीया की मार्केट ग्रो कर रही है और वहाँ पे भी अब टैक्सेशन निज़ाम जो है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा चीज़ें आती जा रही हैं। वहाँ पे वीएटी वहाँ फुल फ्लेज आ गया है। इनकम टैक्स भी है वहाँ पे, फॉरेन कंपनीज पे लोकल ज़कात भी है। तो वहाँ भी अब फॉर्म्स ग्रो कर रही हैं। एक ज़माने में वहाँ पे शायद एक आध बिग फोर फॉर्म होती थी, बाकी छोटी प्रेजेंस थी। अब वहाँ पे सारी बिग फोर फॉर्म्स आ गई हैं और टैक्स के अंदर भरपूर काम कर रही हैं। पहले टैक्स इतना और नहीं था, बिकॉज ज़्यादातर रुझान यही था कि मिडल ईस्ट में टैक्स नहीं है। अच्छा, मिडल ईस्ट के अलावा यूरोपियन मार्केट भी डिमांड कर रही है, प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स भी डिमांड कर रही हैं। तो आधा जो हमारा प्रोफेशन है उसके अंदर अकाउंटेंट्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, आईसीएमएस भी हैं, एमबीएस भी अब आते हैं प्रोडक्ट टैक्स की तरफ। तो ओवरऑल अकाउंटेंट मैं एक ब्रॉडर वर्ड कहूँगा, उनकी एक डिमांड ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी है। इसमें मैं समझता हूँ कि 50% हमसे जो टैक्स का रिसोर्स लूज़ हो रहा है वो स्विच कर रहा है टैक्स से नॉन टैक्स या फाइनेंशियल, उसमें जाके अपॉर्चुनिटी देख रहा है। क्योंकि हम इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि हमारा रिसोर्स कहाँ जा रहा है, तो क्या जी। उसको अट्रैक्ट कर रही है चीज़। तो हम क्या चीज़ यहाँ डेवलप करें जिसकी वजह से रिसोर्स हमारे यहाँ रुके। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो नेचुरली उसका है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। डीवैल्यूएशन की वजह से ये भी बड़ा फैक्टर आया है कि बाहर अब आपको अगर फॉरेन करेंसी में इनकम मिलती है तो पाकिस्तान में आपको अच्छी खासे उसका डिफरेंस बहुत हो गया करेंसी का हमारी। फिर इन्फ्लेशन यहाँ पे, फिर ओवरऑल हमारे हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान की, ये सारी चीज़ें मिल के कोई एक फैक्टर नहीं, लेकिन बिगेस्ट फैक्टर मैं कहूँगा कि डिमांड साइड का है। अगर डिमांड कल अगर मिडल ईस्ट में बैठ जाती है तो रिसोर्स अगर चाहेगा भी कि मुझे जाना है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो कहाँ जाएगा। अच्छा। तो दैट इज़ आई थिंक द नंबर वन फैक्टर इज़ दी डिमांड साइड। और डिमांड अभी लेटअप नहीं हो रही, डिमांड कंटिन्यूस है। आई डोंट हम सी इट फोर्स फॉर रिड्यूसिंग इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। हम जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे हमने एक और देखा, एफबीआर को 4,000 ऑडिटर चाहिए अपने यहाँ कंप्लाइंस और ऑडिट वगैरह करवाने के लिए। मतलब हम इसको आप देखते हैं इस तरह से कि ये कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, या हमारा जो जो क्वालिफाइड यंगस्टर है वो इससे बिल्कुल ही वो नहीं हुआ, कि मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि इस न्यूज़ के बाद किसी फर्म ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। बल्कि मेरी तो बात हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से, तो वो तो कहते हैं 4,000 के 400 नहीं मिलेंगे इनको। तो आप क्या समझते हैं, ये बात सही है? नहीं, बात तो ठीक है। मतलब
अगर आपको स्ट्रिक्टली ऑडिट बैकग्राउंड के लोग चाहिए तो वो तो मुश्किल है इस वक्त मिलना काफ़ी, क्योंकि यहाँ की फर्म से भी लोग जो हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं चार्टर्ड अकाउंट जैसे हो गए, वो रुकते नहीं हैं यहाँ पे। 75% इन्फ्लक्स जो है वो बाहर का है। और दूसरी बात ये कि जो 4,000 का, मैंने भी वो एक मुझे किसी ने भेजा था सोशल मीडिया से उठा के कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया या पता नहीं कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, तो वो क्लियर नहीं था और फिर उसमें लिखा था 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा। इनिशियल, ऐसी कोई बात लिखी थी। तो इतनी इतनी शॉर्ट टर्म जॉब के लिए लोग फिर गवर्नमेंट सर्विस, और फिर क्लियरिटी भी नहीं है कि काम किस तरह होगा, क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। बट आई थिंक इसमें क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें फोकस की ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको किस एरिया में चाहिए। जैसे अभी डिजिटाइजेशन के बाद और ये जो अभी एक नई एक वेव की बात हो रही है कि हम मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं एफबीआर को लेके, उसमें हमने ये प्लान शायद अनरोल हुआ है कि पहले मॉडल टैक्स ऑफिस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और आई थिंक बिगिनिंग फ्रॉम एलटीयू कराची ये सिलसिला चलेगा, और शायद एलटीयू कराची का कन्वर्जन का टाइम शायद दिसंबर 2024 है। उसके बाद लाहौर इस्लामाबाद का एलटीयू है, और इसके बाद एक पूरा प्लान है कि कौन कौन से सीटीओज़ या आरटीओज़ इस मॉडल पे जाएंगे। तो आई थिंक वो प्लान अच्छा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली एक साथ अगर पूरे पाकिस्तान को आप चेंज करने जाएंगे तो मुश्किल काम है। और फिर यह है कि एक एक ऑफिस अगर जो इनकी डिज़ायर्ड गोल्स हैं वहाँ पे कि सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल उनको लोग चाहिए ही चाहिए, तो पीस मिल में अगर ये हायर करेंगे और फिर वहाँ जब जो लोग जाएंगे अगर उनको काम इंटरेस्टिंग लगेगा तो शायद उनके फीडबैक से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे फिर। अगर इनके पैकेज अच्छा होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, मार्केट कॉम्पिटिटिव पैकेज अगर ये ऑफ़र करने को तैयार हैं, गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि नहीं हमें मार्केट कंडीशन के हिसाब से पैसे देने हैं, जो कि ज़रूरी है, वरना कोई भी प्रोफेशनल आदमी क्यों उस अपॉर्चुनिटी में आएगा। तो मेरे ख्याल में वो उस प्रोसेस में शायद इनको मिलेंगे। आई थिंक 4,000 का एक साथ क्यों निकाल दिया था, 4,000 वैकेंसीज या एक साथ कैसे क्रिएट कर दी थी, मुझे नहीं पता क्या प्लान है उनका। लेकिन जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान सुना है वो बेहतर प्लान है, स्लो एंड ग्रेजुअल है। उसकी नीटिकिटीज़ क्या है वो तो हमें नहीं पता, वो तो ज़ाहिर है जो कमिटीज़ बनी हुई हैं और जो उसको देख रही हैं उनको ज़्यादा पता होगा। तो आई थिंक दैट अगर उस तरह चलेंगे तो शायद इनको रिसोर्स मिल जाएगा थोड़ा बहुत। अब वो किस उससे मिलता है, आपको एमबीए के बैकग्राउंड के बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। एमबीए बीबीएस आपको मिल जाएंगे, ग्रेजुएट फ्रेश ग्रेजुएट मिल जाएंगे, और इनको करना यही चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स लें, अच्छा एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ में लाएं, जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दें, साथ में इनको लर्निंग भी करवाएं इनकी, अच्छा एक ट्यूटोरियल ग्रुप बनाएं, तो चीज़ें हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आपने जिस तरह से बात की कि चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन की बात की आपने, चीज़ों को डिजिटल करने की बात की आपने, तो हम जहाँ देखते हैं कि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान 108 110वें नंबर पे मौजूद है। अगर ये इस बिज़नेस सेक्टर में जहाँ पे एक छोटा सा पोर्टल चलाने के लिए, छोटा सा पीओएस चलाने के लिए एक बिजनेसमैन को एक बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों की वजह से बिज़नेस मज़ीद मुश्किल नहीं होगा? और मैं आपसे सोचूं कि आप लोकल और फॉरेन बिज़नेस को दोनों को जानते हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पाकिस्तान में जो बिज़नेस करना क्यों मुश्किल है और बाहर बिज़नेस करना क्यों आसान है? देखिए आसान और मुश्किल मेरे ख्याल से एक रिलेटिव टर्म है कि व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट इन व्हाट सिचुएशन एंड व्हाट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अब माइंड सेट का भी बड़ा इसमें रोल है। मेरे ख्याल में जो बिजनेसमैन का हमारा रोना है वो 50% तो माइंड सेट का रोना है, क्योंकि वो आज इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इन चीज़ों में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है, और बिजनेसमैन ने भी उस तरफ अगर अल्टीमेटली तो देखें सबको आना है, जिस तरफ दुनिया जा रही है आज, आप अगर आप यूके चले जाएं या आप यूके छोड़ें आप इंडिया चले जाएं, हम्म। इंडिया में आज जो एक कार्ट व्हीलर है जो ठेले पे चीज़ बेच रहा है, वो भी जो है वो ब्लॉकचेन के ज़रिए पैसे रिसीव कर रहा है। ये फैक्ट है, रिक्शा भी रिसीव कर रहा है वहाँ पे, ऑटो भी रिसीव कर रहा है, किराया भी इस तरह रिसीव होता है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर कार्ड है, उन्होंने जाके यहाँ रखा और पैसे ट्रांसफ़र हो गए। तो उनकी इकोनॉमी तो बड़ी तेज़ी से डिजिटाइज हो रही है, और उनके जो छोटे शहर थे वो बड़े सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, और वहाँ ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो एग्जाम्पल्स तो हैं हमारे सामने, और हमारे हम और वो एक ही लोग हैं। एक ही जैसे लोग हैं, चाइना लेकिन वन ऑफ द। अब हमने जो है चाइना तो चले, चाइना तो एक रेवोल्यूशन था, चाइना तो एक एवोल्यूशन भी था, रेवोल्यूशन भी था, और वो तो हम कहते हैं कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था, हम उससे मुख्तलिफ हैं। करने को सब कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कहता। हाँ, गवर्नमेंट का काम है कि उसमें आसानियाँ पैदा करना,
डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ये कहना कि जी कोई चीज़ हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, जैसे आप एग्जांपल ले लें, ये जो अभी ताजर स्कीम आई, कितना पुअर रिस्पॉन्स था इसको। आप किसी भी ताजर उससे बात कर लें एसोसिएशन से, उनका सबसे बड़ा टारगेट ये है कि जी हमने इसमें नहीं जाना। 4 मिलियन ताजिर में से वो जो रिपोर्ट करते हैं कि मुश्किल से 70-80 हज़ार लोग आए, उस पर भी वो जश्न मना रहे थे कि इतने लोग आ गए शुरू में। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि वाकई जो हालात हैं अब लोगों के इतना, क्योंकि देखें ऐसी स्कीमें बहुत सारी आई हैं पास्ट में। ताजिर स्कीम नहीं आई, किसी और नाम से आ गई, सेल्फ असेसमेंट के नाम से आ गई, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। तो ट्रेंड ट्रेंड हमारा यही रहा है कि हमने हमने नहीं आना है इसमें, हमने हमने अडॉप्ट नहीं करना चीज़ों को, हमने चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं करना है। तो एक तो माइंडसेट का इशू है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट का काम ये है कि उनके इश्यूज़ को देखें। अब हमने देखा कि ताजिर स्कीम पे प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा अच्छा आप आएँ बैठें हम बात करते हैं। फिर एक कमेटी बनी, कमेटी बैठ गई, उसके बाद उस पर ज़ाहिर डिस्कशन हुआ होगा कि उनको क्या मुश्किलात नज़र आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं। उसके बाद क्या हुआ आगे हमें नहीं पता, रिटर्न की डेट गुजर गई, कोई एक्सटेंशन नहीं आया, कोई मेजर कोई ऐसी बात नहीं हुई, ताजिर स्कीम पे इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। हाँ, लेकिन असल में वो ताजिर पे देखें ना, एक चीज़ देखें, जब ताजिर स्कीम को हमने इन डेप्थ पढ़ा, इन टेक्निकल टर्म में जाके पढ़ा, तो वो तो एक एडवांस तक देने का मैकेनिज़्म था, ठीक है ना। शुरू में परसेप्शन ये डेवलप था कि ये ताजिर दो स्कीम है, आप एक फिक्स टैक्स हैं, थोड़ा सा टैक्स हैं, वो चले हैं। अल्टीमेट उसको अगर हम पढ़ें डेप्थ में जाके, तो ताजिर दो स्कीम में सुपर टैक्स भी मौजूद है, सैवरी बनता है वो भी मौजूद है, अगर आपका NTR हायर बने तो वो भी है, मिनिमम है तो वो भी है। तो सारा कुछ तो मौजूद है ना, तो वो किसी तरह से कि स्कीम आई नहीं, या तो इन दोनों लोगों में FBR में ताजिर में कोऑर्डिनेशन हुए बगैर ये बन गई। ताजिर चूँकि वो टेक्निकल नहीं थे, उन्होंने देखा ये स्कीम है और एक वो कामयाब होने की तरफ चल दी। लेकिन जब वो बैठे पेपर के ऊपर तो पता लगा ये तो सारा कुछ वही है, हमको जाके तो नेट इनकम के ऊपर ही देना है। तो ये भी तो एक डिस्प्यूट का पार्ट बना ना, कि वो उन्होंने कहा कुछ, बताया कुछ और वो निकला कुछ। नहीं बिल्कुल, वो तो देखिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कोई डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर, स्कीम आने से पहले कोई किसी ताजिर, उससे मैंने देखा था कोई एक ग्रुप ताजिर का था जो उसको सपोर्ट कर रहा था, पंजाब का एक ग्रुप था, उनके स्पोक्समैन भी आए थे और वो इस पर पॉजिटिव बात कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अदर दैन दैट तो मैंने नहीं देखा किसी को सपोर्ट करते हुए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये पहले स्कीम आ गई है उसके बाद डिस्कशन शुरू हुआ है, और ये 90% चीज़ें पाकिस्तान में इसी तरह आती हैं, और फेलियर का सबब सबसे बड़ा ये है कि इन कंसल्टेशन नहीं आती। सो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हुआ है। और इसमें ख़ास तौर से देखें, जो भी बंदा सोचता है कि मुझे टैक्स में जाना है, उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वो किसी एडवाइज़र के पास जाता है और कहता है कि जी मेरी ये पोजीशन है, मुझे ये काम करना है। तो एडवाइज़री जो हमारी बार्स हैं और जो एडवाइज़र्स की एसोसिएशंस हैं, बार्स हैं, इनको आई थिंक समहाउ मैं ये रुझान देख रहा हूँ कि पिछली 3-4 रिजीम्स जो हमने FBR में देखी हैं, वो समझती है कि ये लोग शायद कोई रुकावट हैं इस पूरे प्रोसेस में, और शायद ये बार ना हो तो शायद हम डायरेक्ट अच्छा काम कर लें। मेरा ख्याल है बार को उनको यूज़ करना चाहिए, और बार को पहले ऑन बोर्ड लेके, बिकॉज अगर एडवाइज़र अगर इस चीज़ को बाय कर लेगा तो वो इसको सेल भी कर लेगा एग्जैक्टली। अपने कस्टमर को। तो मुझे वो थोड़ा सा जो पहले एक रुझान था ना FBR का डिस्कशंस का विद द बार्स, विद द टैक्स एसोसिएशंस, वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर एरियाज़ जहाँ पे गवर्नमेंट को बड़ा फोकस करना चाहिए कि इस चीज़ को, इस खला को पुर करें, तो दैट विल हेल्प इन दैट ड्राइव टुवर्ड्स ग्रोथ इन द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, बहुत जल्दी करेगा। अब ये जो हम देख रहे हैं कि भाई इतने इतने लाखों रिटर्न आ गए हैं, और यानी कल मैंने कहीं पढ़ा कि 4 मिलियन रिटर्न्स जमा हो गई हैं ऑलरेडी, और ये बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए, शायद कहीं सुना मैंने चैनल साहब को। देखिए उन रिटर्न्स में जाकर देखने की ज़रूरत है कि रिटर्न्स में आया क्या है, क्योंकि मैंने जो आखिरी एनालिसिस देखा था उसमें तकरीबन 60% रिटर्न्स नील रिटर्न्स फाइल हो रही हैं। तो वो तो एक नॉन फाइलर के शायद रेट के उसकी वजह से, या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की वजह से, या कोई और वजह से किसी ने रिटर्न अपनी डाल दी होगी। लेकिन ट्रू बिजनेस रिटर्न कहाँ है, किधर है, मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर इसको एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू किया जाए। एंड आई एम श्योर कि अभी जो कमेटियाँ वगैरह बनी हैं, खासतौर से डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के हवाले से, आई थिंक वहाँ ये डिस्कशन हो रहा होगा वहाँ पे। हम जिस तरह से बात करते हैं, एक जनरल परसेप्शन है कि हमारा जो पाकिस्तान का जो टैक्स लॉ है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लॉ है पूरी दुनिया में देखने का। चूँकि आपने पाकिस्तान में भी आपने टैक्सेशन की है, आपने बाहर इंटरनेशनल टैक्सेशन
को भी देखा है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि क्योंकि वो जब बिजनेसमैन जब ये बात करता है कि मैं अपने प्रॉफिट को 29% कैलकुलेट करूँ, फिर मैं 1.5 करूँ, फिर मेरी अगर इंपोर्ट ज़्यादा विदहोल्डिंग हुई हुई है तो वो मेरी हायर होगी, फिर मेरे पास ACD मौजूद है, उस पर अकाउंटिंग प्रॉफिट मैं 70% दूँ, तो उसका एक जनरल परसेप्शन है, ऑल्दो वो गलत हो सकता है और हम समझते हैं कि सही भी नहीं है, उसका एक परसेप्शन है कि यार इतना मुश्किल तरीन ये कानून बना के रखा हुआ है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये दुनिया भर में जहाँ टैक्स लॉज हैं वो इसी तरीके से रूल करते हैं, या सिर्फ एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है? देखिए, इसका जो कोई एक जवाब नहीं है इसका। अगर अब मुश्किल अगर आप कहते हैं तो लोग कहते हैं कि यूएस टैक्स बड़ा वसी और बड़ा डिफ़िकल्ट लॉ है, जिसमें कोई आदमी, वो लोग दावा करते हैं कि कोई अपनी रिटर्न खुद नहीं जमा करा सकता। ये परसेप्ट, क्योंकि वहाँ एक स्टेट टैक्स है, एक फेडरल टैक्स है, और फेडरल टैक्स का जो कानून है वो वाकई, लेकिन वो वसी और कॉम्प्लेक्स हम क्यों कहते हैं कि उन्होंने हर चीज़ को उसके अंदर केटर किया हुआ है उस लॉ के अंदर। और एक जनरल लॉ है, उसके बाद फिर उसके अंदर स्टेप्स शुरू होते हैं कि अगर ये नहीं, ऑल्टरनेट बी है आपका, तो आपके लिए ये है, सी के लिए ये है, और फिर वो मराद की तरफ जाता है। इफ़ यू वांट टू गेट बेनिफिट्स, तो फिर बहुत सारे लॉ में रूल्स हैं, उनकी नोटिफिकेशंस हैं, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशंस हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो लॉ कॉम्प्लिकेटेड है। इसी तरह कनाडा का लॉ कॉम्प्लिकेटेड है, जापान का लॉ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा, इन द सेंस। लेकिन हमारी कॉम्प्लिकेशन और उनकी कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट है। क्या हमारा लॉ फर्क? बड़ा सिंपल है। आप उठाइए सेक्शन 9 उठा लें, उसमें हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लें, क्या है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, क्या डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी नहीं, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। जो चीज़ 4 में नहीं, वो 5वें में अदर सोर्स ऑफ इनकम में डाल दी हमने, बड़ा सिंपल है। सही है। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने, टू यूज़ द वर्ड, हमने लॉ के साथ टाइम टू टाइम डॉक्टरी शुरू कर दी, तजर्बे शुरू कर दिया हमने। इस तरह वो लैब में रिसर्च होती है ना कि भाई हम इसको यूँ कर दो तो क्या होगा, यूँ कर दो तो क्या होगा, वही। तो हम रिसर्च नहीं करते, हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसको। और कुछ चीज़ें हमारे लॉ में हादसाती तौर पे भी गलत हो गई हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू, मैं आपको उस पर अच्छा। बात करूँगा कि आज हमारे मुल्क में एक बड़ी वसी रिजीम आ गई है, मिनिमम टैक्स रिजीम। काफ़ी साल तक आप भी लॉ का स्टूडेंट रहे, मैं भी रहा हूँ, तो 113 सेक्शन जो आज था वो पहले हमारा कुछ 80C था, या क्या था वो पुराना 80D था, मिनिमम टैक्स। तो वो 1% या 0.75% या जो भी था वो आ रहा था। फिर हमने मिनिमम टैक्स को थोड़ा सा, आपने सडनली देखा कि 2015 में, एक आपको याद होगा कि पहले एक मिनिमम टैक्स जो था ना, ये 153 वाला, ये नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कुछ डिफरेंट था, ये फाइनल था, और कॉर्पोरेट के लिए ये नहीं था। उसमें एक क्लैरिफिकेशन थी FBR की कि ये कॉर्पोरेट पे नहीं लगेगा, अदरवाइज अगर आप लॉ पढ़ते थे तो क्लियर था कि ये सब पे ये टैक्स जो है ना ये फाइनल है। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है। फिर उसमें बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा नहीं, एक जजमेंट आ गई कि नहीं, ये जो क्लैरिफिकेशन है ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द लॉ है, क्लैरिफिकेशन से आप लॉ को रिवर्स नहीं कर सकते। फिर एक शिक थी सेकंड शेड्यूल में 72B या कुछ थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये लिखा था कि कॉर्पोरेट को नहीं होगा। तो 2015 में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, वो उस वक्त चीफ पॉलिसी थे और हमारी फील्ड से कमिश्नर वगैरह होके गए थे ऊपर। तो उन्होंने कहा हम इसको ठीक कर देते हैं लॉ को। तो उन्होंने लॉ की अमेंडमेंट की, सारा कुछ किया, और उन्होंने ठीक कर दिया लॉ को, और बल्कि पूरा 153 उन्होंने रीड्राफ्ट कर दिया। जब रीड्राफ्ट किया पूरा, तो ये 72 को भी उन्होंने छेड़ा कि भाई अब ये ठीक हो जाएगा तो इसकी क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट 4 में थी एक क्लॉज। मैंने उनको कहा कि यार अभी इसको ना छेड़ो, मुझसे डिस्कस किया था उन्होंने। मैंने कहा अभी इसको ना छेड़ो, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, खुदा ना खास्ता ये लॉ अगर अमेंडमेंट पास नहीं हुआ तो ये बिल्कुल ही लटक जाएंगे। वो कहते हैं ना वो छठी हिस्स, तो हुआ यही कि वो लॉ आ गया। अब लॉ अमेंडेड फॉर्म में आया और उसमें आ गया कि जी सबके लिए जो है ना ये नॉर्मल टैक्स है और सब लोग जो हैं करेंगे। तो इस पे एक अखबार में खबर आई और उसने कहा कि ये तो टेलीकॉम सेक्टर को फ़ायदा करने के लिए लाई गई है। क्यों? कि आज टेलीकॉम सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर है, और सर्विस का 183(1)(b का ही झगड़ा था जो सर्विसेज पे है ना, टैक्स ऑन सर्विसेज। उन्होंने कहा ये तो इनको बड़ा फ़ायदा होगा, और ये जो है ना यूज लॉसेस दिखा रहे हैं आजकल, तो इनका टैक्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हालांकि वो बिल्कुल ही मिसकंसीव्ड व्यू था उनका। क्यों?
कि टेलीकॉम का 90% कस्टमर जो है ना वो इंडिविजुअल है। आप प्रीपेड कार्ड लेते हैं सही अकेले, है, आप कौन सा टैक्स काटते हैं? सही तो है, फाइनल टैक्स या वो टैक्स मिनिमम तो वो बनेगा ना कि जिस पे विदहोल्डिंग होनी है। जी बिल्कुल। प्रिस्क्राइब पर्सन अगर टैक्स काटेगा तो पोस्ट पेड कनेक्शन कितने थे? पोस्ट पेड कनेक्शन तो उस जमाने में कुछ हजार थे, जबकि प्रीपेड तो लाखों कस्टमर था। हाँ, तो मिसकंसीव्ड परसेप्शन पे उन्होंने टेलीकॉम का लगाया। अब पार्लियामेंट में एक हंगामा मच गया और जो कमेटी थी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ मामला पहुँच गया और उन्होंने कहा कि हाँ ये तो जनाब ये तो गलत हो गया बड़ा, और ये तो किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने लॉ अमेंडमेंट कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, FBI भी घबरा गया। डार साहब उस ज़माने में वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ तक हंगामा आ गया। उन्होंने कहा भाई ये क्या है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, छोड़ दें इसको अमेंडमेंट को। वो अमेंडमेंट वहाँ से हट गई, लेकिन क्या हुआ, वो 72 उड़ गया। जो सेफ्टी थी उड़ गई। नतीजा पूरा सर्विस सेक्टर मिनिमम टैक्स में आ गया। आपका कहने का मतलब ये कि वो दिस वैसी इज दिस इज इवोल्यूशन ऑफ मिनिमम टैक्स ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर। आपका कहने का मतलब ये कि वो जो कंज्यूमर था वो तो विदहोल्डिंग एजेंट वैसे नहीं था, तो टेलीकॉम के लिए तो वैसे ही वो NTR हो नहीं गया, था, तो उसको मिनिमम टैक्स में लेकिन लाने जो की जिस तरह एक हाइप बनी तो वो बाजार में एक शोर मचता है, वो शोर मचा। सब पे लग गया। पार्लियामेंट ने उसको कैच कर लिया, गलत सही उसको देखा नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, टेलीकॉम सेक्टर साइड पे खड़ा होकर देख रहा था कि यार ये हमसे क्या बातें हो रही है, तो तमाशा हो रहा है, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। सही बात है, ये तो बिल्कुल ठीक है ना, लॉजिकल बात लेकिन है। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि ये अच्छा, एक मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। और हमने पता नहीं, उस वक्त 13 में मैं प्रेसिडेंट था कराची बार का, और ये मैं उस वक्त भी काफ़ी 15 में भी एक्टिव था। तो मैंने रात को, मुझे 10-11 बजे पता चला कि भाई ये तो हट रहा है लॉ और ये जा रहा है। और मैंने रात को 11 बजे प्रेसिडेंट को कहा कि भाई बाहर के अभी अभी लेटर लिखो कि भाई ये गलत हो रहा है, हमसे बात करें, हमें बुलाए। लेकिन वो जिस तरह पार्लियामेंट में होता है जनाब, अगले दिन वो फाइनल ड्राफ्ट हुआ और वो लॉ बन गया। अब लॉ बन गया, लॉ का उस वक्त 9% या 8% रेट था 183(1)(b का। 50% सर्विस सेक्टर जो कंपनियां थी या जो बिजनेसेस थे, दे बिकेम नॉन वायबल ओवरनाइट। सही बात है। 8% ऑन द ग्रॉस का मतलब आप लगा लें कितना है, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका नेट मार्जिन 25 से 30% होगा। और ये तो बहुत सारे बिजनेस थे। फॉर एग्जांपल ले लें, ट्रैवल एजेंट ले लें, या इस तरह के जो ले लें, फ्रेट फॉरवर्डर ले लें, ये ले लें, इनके तो मार्जिन बड़े कम होते हैं। फिर उन्होंने 14-15 को रिड्यूस रेट दे के और फिर दोबारा दफा फिर कर वो दिया। कहानी शुरू हुई, फिर डार साहब से डिस्कशन हुआ कि भाई क्या हुआ। हम भी कुछ सेक्टर्स को लेके गए, हमने उनसे बात की, समझाया। फिर आया जनाब वो 3% वाला हम्म, क्लॉज जो आज भी मौजूद है। 4 पे आ गया अब वो। फिर अब वो लॉ का पार्ट बन गया है। तो हमारे यहाँ लॉ में मकसद कहना चाह रहा हूँ कि लॉ इस तरह बनते हैं। अच्छा, फिर मिनिमम टैक्स बन गया। अब FBI ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है, ये मिनिमम हो गया, चलो 3% ही मिनिमम हो गया। अब अगर वो प्रॉफिट कम दिखाता है तो 3% आ रहा है। अब उन्होंने कहा इसको वसी करें, अब आगे जाएं। अब 148 हम मिनिमम ले आए। देखिए, पहले लॉ में दो चीज़ें थी, या FTR था या नॉर्मल था, NTR था। ये बीच का रास्ता कोई नहीं था। तो ये तीसरी चीज़ की इवोल्यूशन जो है ना, इवोल्यूशन इस तरह हुई है। या 113 था हम्म, जो सारी ज़िंदगी था हमारे साथ, जब से FTR आया साथ में मिनिमम टैक्स भी आया था। और ये उसमें बड़ा क्लियर था कि जी लॉस मेकिंग कंपनी के लिए कि जी कुछ तो वो कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमी को, तो उन्होंने वो लिया है। तो हमारे यहाँ चीज़ें इस तरह होती हैं। अब आप देखिए, मिनिमम टैक्स आज क्या है, मिनिमम टैक्स रिजीम जो है उसने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर के लिए। मतलब टैक्स एक आज मेरे पास अगर कोई बाहर से आता है बंदा, वो कहता है मुझे सर्विस सेक्टर में यहाँ काम करना है, जब मैं उसको टैक्स शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये पहला नंबर ये नॉर्मल टैक्स है। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा लेकिन तुम्हारा कस्टमर कौन है? वो कहता है क्यों? मैं कहता हूँ भाई मुझे देखना पड़ेगा कि वो विदहोल्डिंग एजेंट है नहीं है, तुम्हारा कस्टमर फोकस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आता है मुझे हॉस्पिटल खोलनी है, मैं कहता हूँ तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा 90% कस्टमर तो वॉक इन होगा, कैश कस्टमर होगा, या जो भी होगा कार्ड से पे करेगा, उसको विदहोल्डिंग नहीं करनी, तुम्हारा मिनिमम टैक्स में इतना एक्सपोजर नहीं है। अब अच्छा, कोई ऐसा बिजनेस आता है जो कहता है कि नहीं मेरा तो काम ही कॉर्पोरेट से होगा, या बिजनेस टू बिजनेस मेरा बिजनेस है, तो उसको तो टैक्स विदहोल्डिंग होगी। तो उसको लिए तो मिनिमम टैक्स एक लाजमी कंसिडरेशन है फॉर इस टैक्स लायबिलिटी। फिर ACT है, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जी हमारा लॉ मुश्किल है या आसान है, मुश्किल इसलिए है कि हमने लॉ की में कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट कर दी हैं। अब आप आज
डेटा अगर आ जाए, एक तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि डेटा हमें क्लियरली मिलता नहीं है FBR में क्या है, क्या अब ACT कितना रह गया है, ACT कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। अगर ACT आज हम हटा देंगे तो उससे क्या होगा, क्या ACT सिंबॉलिक रह गया है 17%? अच्छा, उसमें भी कैरी फॉरवर्ड भी दिया हुआ है आपने इतने सालों का, मिनिमम टैक्स में भी कैरी फॉरवर्ड है अब। उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें भी कोर्ट का डिसीजन है कि 113 वाला जो मिनिमम टैक्स है कि वो अगर डिफरेंशियल होगा नॉर्मल का और मिनिमम का तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर वो पूरा का पूरा उसमें हाई कोर्ट का अगर जजमेंट, लॉस है तो आपको नहीं मिलेगा, लॉ पूरा कासिम टेक्सटाइल का फैसला। एग्जैक्टली वो तो हाई कोर्ट ने लाके एक और कर दी। अब हम क्लाइंट को ये बताते रहे कि मिनिमम टैक्स है तो, लेकिन कोर्ट इसके बारे में ये भी कहता है। अब वही बात है, कोर्ट ने उसको इस तरह पढ़ा कि नहीं, हम तो क्या समझते हैं कि लॉ की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि जी टैक्स अंडर पार्ट फलाना फलाना ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, तो उन्होंने कहा ये तो जीरो है आपका, तो आप तो इसे फॉलो ही नहीं करते, इससे ज़्यादा होगा तो कुछ होना चाहिए, उन्होंने जीरो को कंसिडर नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा हम इंटेंट पे नहीं जाते। आपको पता है उस केस में मेरे ख्याल में मखदूम साहब अपेयर हुए थे हाई कोर्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, and if he was there or whoever the lawyer was, he quoted the finance minister's speech कि ये हम उनके लिए लाए हैं कि जो नई इंडस्ट्रीज लगती हैं शुरू के सालों में बिकॉज ऑफ हाई डिप्रिसिएशन और ये सारी चीज़ें इनके लॉसेस होते हैं, उनको दिया तो जाए, उनको ये देना पड़ता है, तो हम उनको बेनिफिट देना चाहते हैं कि आपका रिकूप हो जाएगा। उनको ही नहीं दिया। कोर्ट ने कहा नहीं जी, ये तो इंटेंट पे हम क्यों जाएं जब लॉ बड़ी क्लियर है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के रूल तो यही ना कि अगर लॉ बड़ा क्लियर है, पहला रूल ये कि जी अगर लैंग्वेज बड़ी क्लियर है तो आपको इंटेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। जज साहब ने वो अप्लाई कर दिया, प्रिंसिपल आपकी छुट्टी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में इंतजार में कि जनाब वो ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बात। तो कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस के अगर कोई लॉ है जो किसी मुल्क का लॉ है जो बहुत सारी चीज़ों को कैटर कर रहा है और किसी को आसानी देनी है तो आसानी क्रिएट कर रहा है, किसी से ज़्यादा लेना है तो क्लियरली ले रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो हुआ है कि एक ही, अच्छा इंटरेस्टिंगली 5 हेड में से एक ही हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही टैक्स देख लें कि कितनी सूरतों से टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लॉ में देखें, लॉ में हम कहते हैं ना उसको डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन तो हमारी पूरी किताब भरी हुई होता भी है टैक्स में, किसी पे ज़्यादा टैक्स किसी पे कम टैक्स, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन लॉ हैज़ टू बी सिंपल, इसकी एप्लीकेशन ईजी होनी चाहिए, दैट इज़ द पार्ट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आजकल का एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि वो अब नॉन फाइलर का एक कॉन्सेप्ट जो 2019 में वो एक शेड्यूल बना के इनकम टैक्स में लेके आए थे कि नॉन फाइलर के रूल्स बनाए थे उन्होंने। अब हमने देखा कि अब आजकल वो न्यूज़ चल रही है कि उस नॉन फाइलर का स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाए। अब हम ये देखते हैं कि ये पिछले 5-6 सालों से नॉन फाइलर पे 100% टैक्स कर दें, 200% कर दें, 250% कर दें। जब उन्होंने सारे रास्ते आजमा लिए हर जगह पे नॉन फाइलर को पकड़ने के या इसको हम बोलें घेरने के, जब कुछ नहीं हो सका तो आज हम उस कंक्लूजन पे आ गए कि नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए। अब वो शायद वो नया वो लॉ लेके आ रहे हैं या अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं जिसमें नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसमें वो कई नए रूल्स लेके बनाएंगे। तो और अच्छा, ऐसा होता भी कहाँ है कि मतलब हम उसको इतने अरसे से हम उसको ये नॉन फाइलर का स्टेटस दे के हम कह रहे हैं कि ठीक है तुम रिटर्न फाइल नहीं करो, 100% विदहोल्डिंग दे दें, 200% विदहोल्डिंग दे दें और आप जो चाहें करते रहें। अब जाके उनको ख्याल आया, मतलब दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। हम किसी कुछ ऐसे कंट्रीज भी मौजूद हैं जो हमने रिसर्च किए हैं कि जहाँ पे आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती जब तक आप वहाँ की आपकी टैक्स पेयर प्रोफाइल या आपका जो टैक्स रजिस्ट्रेशन ना हो। तो हमारे यहाँ तो उन्होंने खुली छूट दे दी कि ठीक है नॉन फाइलर के लिए ये डबल या 200% विदहोल्डिंग करें और आराम से आप अपना काम करते हैं। तो ये तो एक रास्ता बता दिया उन्होंने जिसको वो ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहते हैं कि ये लाना सही था या इसको ख़त्म करना ये सही है? देखिए ये जो लाए ना इनिशियली, तो उस वक्त बात ये थी कि हम ये लाएंगे और साथ में इसकी बड़ी इफेक्टिव हम इन्फोर्समेंट करवाएंगे। तो देखा हमने ये कि वो इन्फोर्समेंट का पार्ट तो सिर्फ TCS के नोटिस तक रह गई कि 6,000 नोटिस निकल गए, 60,000 नोटिस निकल गए, 2 लाख नोटिस निकल गए। उस नोटिस में से कितने आए कितने नहीं आए उसका स्टेटस के बाद उसका फॉलोअप नज़र नहीं आया। तो कोई कहता है ना सिग्निफिकेंट रिजल्ट आना, कि मैं कहता हूँ अगर 30% भी उसमें से आ जाते तो हम कहते हैं भाई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। सिग्निफिकेंट नहीं था वो, और नोटिस आते हैं, नोटिस पट जाते हैं या जवाब नहीं देते जो लोग, वो निकल जाते हैं। हाँ, जिसने जवाब दे दिया और ये डिफेंड करने की कोशिश की जी मैं फाइलर की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको ज़बरदस्ती आप कहते हैं अच्छा नहीं तुम नील भी फाइल करो रिटर्न। सही बात है। अलमिया ये है, आज आप एक NTN नया इशू करवाएं
आपको फौरी 5 साल का नोटिस आ जाता है। बिल्कुल 114(4) रखे होते हैं वहाँ। और आपने रिटर्न नील फाइल करनी है, जवाब देने की आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप जवाब देंगे तो वो नोटिस अपनी जगह खड़ा रहेगा। सही बात ठीक है। है ना, ये पोजीशन है ना। और उसके बाद वो तो एक से हमने हम एक्चुअली चीज़ों को समझ नहीं रहे। इन्फोर्समेंट की हमारे यहाँ जो है ना बड़ी फुकदान हो गई है। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे पिछले जो रिफॉर्म्स हुए ना, जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ सारा, और हमने देखा बिल्डिंग्स मॉडर्नाइज हुई, कमिश्नर सिस्टम हमारा इन्फोर्समेंट और इस पर अलग अलग हो गया। पहले एक होता था सर्कल सिस्टम, पुराने सिस्टम में सर्कल कहते थे, सर्कल जोन। सर्कल को एक एरिया दे दिया जाता है कि ये तुम्हारी टेरिटरी है, जैसे थाना नहीं होता, थाने की तरह टैक्स में हम उसको कहते थे सर्कल फलाना जोन। ये उसका मतलब एक तो बिजनेस के सर्कल होते थे बड़े कंपनियों के, और फिर जो एरिया वाइज होते थे वो होता था कि जी फला बाजार की फलाना एरिया, ये 10 गलियां आपकी हैं। तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता था ना, वो उस गली में एक एक आदमी को जानता था। सही बात। और ये उसका काम होता था टू इंश्योर कि जी वहाँ कंप्लायंस है नहीं है, उसको पता होता कितने फाइलर है कितने नहीं है यहाँ पे, सब उसको पता होता। वो सिस्टम जब हमने चेंज किया ना, तो वो सिस्टम पूरा स्क्रैप हो गया। और अब हम बैठ गए अच्छे एयर कंडीशन ऑफिस में जाके, अपने हम दफ्तर अच्छे बना लिए, हमने शुरू कर दिया काम नोटिस देने का। तो जब तक फील्ड में जाके इन्फोर्समेंट नहीं होगी, और साथ में हाँ ये मैंने देखा कई दफ़ा कि जनाब FBI का कोई अफसर अच्छा आया, उसने कहा यार मैं ज़रा जाता हूँ पता करता हूँ कि क्यों लोग फाइल नहीं कर रहे हैं, मार्केट जाता हूँ, एसोसिएशन से बात करता हूँ। तो फिर वो जो लाहौर में जिस तरह उनका हशर हुआ मार्केटों में, तो उसके लिए हमें देखें पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं है। तो आपको ये फाइलर नॉन फाइलर तो वाकई आप ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ही एक टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म बन गया। और फिर हमने देखा कि जब बजट नहीं हो रहा था तो नॉन फाइलर का रेट और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए बस। बढ़ाते गए। और उसके बारे में आ रहा था तो कर रहा था वो, जिसने गाड़ी खरीदी थी वो कहता कोई बात नहीं, 40,000 अभी अभी पड़ रहा है मुझे विद होल्डिंग में, 80,000 कर लूँगा, गाड़ी समझ लो महंगी पड़ जाएगी लेकिन मैं फाइलर नहीं बनूंगा। यही होता था ना। तो लेकिन इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है आज भी, और इन्फोर्समेंट बैक्ड विथ पॉलिटिकल विल। बिकॉज देखें ये प्रेशर ग्रुप्स हैं या ताजर ग्रुप हैं या ट्रेडर्स हैं या जो भी बिजनेसेस हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, कितनी ज़्यादा आपको पता है कराची में कॉटेज इंडस्ट्री है, लाखों के तादाद में, छोटे छोटे घरों में। कितने आपके पास सेल्स टैक्स के फाइलर कितने हैं? चंद लाख सेल्स टैक्स के फाइलर हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसमें जो इशू है मेजर वो यही है कि इन्फोर्समेंट जब तक नहीं लाएंगे, ये ख़त्म कर दें अच्छी बात है, ख़त्म कर दें, लेकिन फिर साथ में इन्फोर्समेंट का कोई मैकेनिज्म लाएं। और अब ये कह देना कि भाई एयरपोर्ट पे हम जो है वो ट्रैवल नहीं करने देंगे आपको, लॉट टू बी सीन के इन्फोर्स कैसे करेंगे? वो तो अच्छा भी है वहाँ तो। देखिए ना, हमारे लॉ में हाउस लाइफ प्रॉब्लम भी है। एक और भी है कि हमारे लॉ में आधी चीज़ें तो, हमारी आधी इकोनॉमी तो एग्जेम्प्ट है टैक्स है। एग्रीकल्चर जो है वो एग्जेम्प्ट है। आधा आदमी तो जो जा रहा है बाहर वो तो कह रहा है जी मैं तो, मेरी तो ज़मीन है, मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। उसको कैसे रोकेंगे आप? उसको कैसे पूछेंगे कि भाई आप जो है वो इसके अलावा आपकी इनकम क्या है, कोई इनकम है, सोर्स है? तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना, दिस इज़ अ होल कॉम्प्लिकेशन सिस्टम। क्योंकि ये हम देखते हैं कि ये शायद नेट, जो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कि इसको नॉन फाइलर को वो टैक्स को डबल और ट्रिपल करते रहे कि किसी तरह से लोग जो है ना वो टैक्स नेट में आए। ये एक वन ऑफ मकसद ये भी था कि नेट के अंदर आए और किसी तरह से लोग फाइलर बने। अब मैं ये देख रहा था कि बिजनेस रिकॉर्डर को अगर मैं रिपोर्ट करूँ, उसमें हमारे चेयरमैन FBI खुद रिपोर्ट करते हैं, ये उनके नाम से बिजनेस रिकॉर्डर में रिपोर्ट हुआ कि हमारे पास तकरीबन 7 लाख जो हैं वो हाई नेट इंडिविजुअल पूरे पाकिस्तान में हैं, जिसमें से 2,30,000 फाइलर हैं और तकरीबन 4,70,000 उसमें नॉन फाइलर हैं। आप देखें टैक्स कलेक्टर ये बात खुद कह रहा है कि 4,07,000 नेट हाई नेट वर्थ लोग जो हैं वो नॉन फाइलर हैं। तो बात ये कि वो हमें बता रहे हैं, तो उनको तो इन्फोर्समेंट के लिए कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए ना। पर ठीक है वो जाएं उन 4.5 लाख लोग पे। सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक काम तो आपने कर लिया ना, कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि 4,70,000 लोग हैं ऐसे। जब 4,70,000 आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर तो आपने क्या करना है, आपने इन्फोर्स ही करना है ना। अगर नोटिस सर्व करें जवाब नहीं दे रहा तो फिर नोटिस फिक्स करवाना है, फिर किसी को पर्सनली भेजना है, समन करना है। सारी आपके लॉ में तो सारी प्रोविजंस हैं मौजूद। आप 176(2) में समन भी कर सकते हैं किसी को अगर वो जवाब नहीं दे रहा, तो आपको सारी चीज़ें हैं। इन्फोर्स करना है, और अगर आप 470 को ही पकड़ लें खाली, मैं कह रहा हूँ इस साल की तो आपकी बड़ी कामयाबी हो जाएगी। तो फिर आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? तो बात वहीं आ रही है दोबारा कि इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, बस सिंपल, और विल के साथ। क्योंकि कल ही FBI चेयरमैन और
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की शायद देखी हो आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मतलब दो की रोल जो हमारे टैक्स कलेक्शन में या इकनॉमी में जिनका बड़ा रोल होता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर और एफबीआर चेयरमैन, दोनों बैठे हुए सेक्टर हाईलाइट कर रहे थे कि सीमेंट सेक्टर है, ये बैटरी सेक्टर है, ये सेक्टर है, कि ये बेवरेजेस वाले हैं। ये बता रहे थे कि ये बहुत बड़े ऐसे ये इदारे हैं जो रजिस्टर्ड होने के बाद भी टैक्स नहीं देते, मतलब सेल टैक्स नहीं देते या इनकम टैक्स नहीं देते। इसका मतलब तो ये है कि उनको हाई नेट इंडिविजुअल भी पता है, उनको वो बिजनेस सेक्टर भी मालूम है। तो फिर तो इसका मतलब है कि ये इन्फोर्स करने के लिए फिर इनको और क्या चाहिए, मतलब फिर। नहीं, अच्छी बात है। देखें, अगर अभी अब आके अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर एफबीआर चेयरमैन के साथ बैठ के और पब्लिकली ये चीज़ें कह रहा है, मैं कहता हूँ ये भी एक एक अचीवमेंट है। आज से पहले आपने सुना ये सब चीज़ें? मैंने तो नहीं सुनी कभी, क्योंकि एक सेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाना आसान काम नहीं होता। अगर आप बैक्ड बाय, आपके पास डेटा मौजूद है और आपके पास प्रूफ है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, अब आप स्टेप बाय स्टेप इस पर टीम्स लगाएं और फोकस्ड काम करें और फिर रिजल्ट आएगा आपके पास। मैं कह रहा हूँ ना कि आइडेंटिफिकेशन अगर हो चुकी है ये, तो फिर तो कोई नहीं रोक रहा ना इनको। who's stopping them from doing it? करें, ये इसी की ज़रूरत है, हमें यही करना है। हमें आपका कहना है कि उस पॉइंट तक आ चुके हैं उस ये। पॉइंट तक आ चुके हैं, लेकिन अब टेस्ट जो है वो ये है ना कि आपकी फील्ड आपको रिजल्ट क्या देती है। नाउ इज द टेस्ट, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर या चेयरमैन खुद तो नहीं जाएगा ना हर केस में। सही तो बात। आपकी फील्ड आपको कितना रिजल्ट ला के देती है और कितने केसेस प्रूव होते हैं। देखिए, एक ऑर्डर पास कर देना, हमने भी देखे शुगर मिलों के ऊपर करोड़ों रुपए के टैक्स के ऑर्डर पास हुए कुछ सालों पहले, जब शुगर मिल का एक बड़ी इसी तरह हुआ चला कि जहाँ बड़ी टैक्स चोरी हो रही है, हो रहा है। आप मुझे आज बताएं कि उन ऑर्डर्स में से कितने ऑर्डर सर्वाइव हो गए और कितने ऑर्डर्स जो है वो अपीलों में जाके या ट्रिब्यूनल में जाके ख़त्म हो गए। तो टेस्ट ऑफ सक्सेस इज़ कि आप किसी पे टैक्स लगाएं एंड यू प्रूव इट। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप उनको कन्विंस करें कि भाई ये टैक्स है, वो हमारे पास प्रूफ ऐसा हो कि वो अग्री करके आपको टैक्स देके जाए। सक्सेस तो ये है। लेकिन अगर वो नहीं मानता है और आपको कहता है कि नहीं ठीक है आप ऑर्डर करें, हम उसको देख लेंगे, तो देन योर ऑर्डर शुड स्टैंड टेस्ट ऑफ अपील। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एफबीआर का ये होता है कि जब कोई ऑर्डर इस तरह के होते हैं जल्दी में, फिर इनको टारगेट आता है कि जनाब फलां सेक्टर का ऑडिट जल्दी क्लोज करें। वो नोटिस जो स्टीरियोटाइप नोटिस होता है सबको जाता है, सब अच्छा, हर कंपनी के हर पर्सन के फैक्ट्स अलग होते हैं। फिर वो लीगली जब जाता है रिफाइंड करने अपने ऑर्डर को, तो वो वहाँ प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आपने तो ए के फैक्ट्स को बी पे अप्लाई कर दिया, बी के सी पे अप्लाई कर दिया। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर फोकस के साथ काम करेंगे और डेटा को यूज़ करेंगे, डेटाबेस को प्रॉपरली यूज़ करेंगे, जो उनके पास डेटा है, आई होप कि वो इतनी डिटेल में उनके पास चीज़ें हो, तो दे विल सक्सीड डेफिनेटली। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी उनको लगेगा इंडस्ट्री अगर इस चीज़ों में है जो इसको एलिगेशन लगा रहे हैं, सो दे विल सिट अक्रॉस द टेबल एंड दे विल अग्री एट सम पॉइंट टाइम। लेकिन जो बंदा छुपा रहा होता है, जब उसको पता चलता है कि यार ये प्रॉब्लम आने वाली है मुझ पर, तो वो रास्ता निकाल ढूंढता है कि यार किसी तरह मामला सेटल हो जाए किसी लेवल पे जाके। दे डोंट वांट एक्सपोजर। तो और मैं कहता हूँ कि अगर वो 100 नहीं अगर 80 भी देने को तैयार है, तो आज एफबीआर को उनसे अग्री करा के वो टैक्स दे देना चाहिए, रादर देन गोइंग इनटू लिटिगेशन। हाँ नहीं, मैं इसी बात से आपकी निकालता हूँ कि ये जो नॉन कंप्लाइंस रहने का एक माइंड सेट है ना, वो एक माइंड सेट क्या उस वजह से भी नहीं है कि वो इंतज़ार करता है एक बिजनेसमैन कि हमारे जो एमएसटी का एक कॉन्सेप्ट है, हर 3-4 साल के बाद एक एमएसटी लाते हैं। तो अब ये तो एक रास्ता मेरे पास मौजूद है कि यार ये हर 4 साल में तो आनी है ना। मैं नॉन कंप्लाइंस रहूँ, मैं जो चाहे करूँ और आखिर में 1% और 2% दे के सारा कुछ वाइट कर दूँ। उसका क्या, वो जो बैठा हुआ हर महीने रिटर्न फाइल कर रहा है और हर महीने अपनी कंप्लाइंस कर रहा है, उसके लिए परेशान भी हो रहा है, उसके लिए कंसल्टेंट भी रख रहा है, उसके लिए अकाउंटेंट भी रख रहा है, सारी कॉस्ट और पेन लेने के बाद भी वो बंदा मुझे लगता है ज़्यादा कामयाब है कि जो एमएसटी का इंतजार करे और नॉन कंप्लाइंस को अपना जो है ना वो इस तरह वाइट करवा ले। मतलब ये वाली बात है ना कि मैं गुनाह करता रहूँ फिर मैं हज पे चला जाऊँ, गुनाह कर लूँ जाके। तो ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये एमएसटी लाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई पॉलिटिकल है या मतलब ये दुनिया भर में ऐसा होता है कहीं पे? एमनेस्टीज मुझे तो नहीं पता, मैंने कोई बहुत ज़्यादा देखी हूँ, लेकिन पाकिस्तान में तो एक रफ्तार रही है एमनेस्टी की। और पहले आज से जब लास्ट आई थी 18 में आई थी, 18 के बाद आई थिंक दिस द लॉन्गेस्ट गैप दैट आई हैव सीन। 6 साल अब नहीं आई 18 के बाद, 6 साल हो गए ना आज। वरना तो हर दूसरे तीसरे साल एमनेस्टी आती थी। बिल्कुल। आप 14-15 की देख लें, फिर 17 की आई, 17 के बाद 19 तक आई शायद, 17 के बाद 18 आई, 18 वॉज द लास्ट वन।
तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एमनेस्टी ज़ाहिर बात है, एमनेस्टी जो है वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए बड़ा डिस्करेजिंग होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो डिस्करेज होता है कि भाई मैं एवरी ईयर कंप्लायंस करूँ, मैं एवरी ईयर रिटर्न फाइल करूँ, और ये आके 5-6 साल के बाद उन्होंने किस सोर्स से पैसा कमाया, कैसे कमाया, 1% 5% दे के अपने एसेट को। अच्छा, उसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने देखा है कि एमनेस्टी डिक्लेयर करने के बाद भी कभी कभार लोगों के अनडिक्लेयर्ड एसेट निकल आते हैं। इसका मतलब है कि वो उतना ही डिक्लेयर करते हैं जितनी ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। जितनी इस वक्त बिल्कुल ज़रूरत है कि हाँ यार बस इतना चाहिए मुझे, तो वो उतना ही डिक्लेयर करते हैं। एमनेस्टी तो मेरे ख्याल में हमारे कल्चर के अंदर तो मैं तो नहीं फेवर करता इसको। हमने हमेशा में ये तक देखा कि उन्होंने कहा आप अपना कैश रखा हुआ है तो उसमें 1% पे करते हैं, तो कितनी बड़ी तादाद ने अपनी वेल्थ में कैश डाल के उससे 1% कर लिया और उस कैश को फिर वो सोर्स बन गया उनकी। जब पीछे आपके पास सोर्स आ गई, आपका सेक्शन 111 वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता, उससे आप जो है ना वो कुछ भी खरीदते बोले। नेवर इट्स नेवर गुड फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी। इसका मतलब है कि आपने हमेशा चोर दरवाज़ा खुला रखा हुआ है कि भाई 2-3 साल में आपको फिर मौका दे दिया जाएगा अपनी सारी सफाई करने का। तो ये अगर ये अब अच्छा ट्रेंड है, 6 साल हो गए कोई एमनेस्टी नहीं आई है, और मेरे ख्याल में डिस्करेज करना चाहिए, नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज एनफोर्समेंट नहीं होगी। अदरवाइज फाइलर क्यों आएगा आगे, टैक्स नॉन फाइलर आगे क्यों आएगा, क्यों फाइल करेगा। लेकिन इशू वहीं आता है ना कि जहाँ एसेट खरीदना होता है या कुछ खरीदना होता है, बोलने को वाइट नहीं होता, तो फिर वो कहता है कि भाई मैं तो, मुझे क्या जरूरत पड़ी, एमनेस्टी आएगी तब मैं कर लूँगा, जाके इसको डिक्लेयर कर दूंगा मैं। तो परेशानी तो है एमनेस्टी ना आने से, काफ़ी बड़ी परेशानी। तभी आप देखें हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि एमनेस्टी आने वाली है। तो वो जो ऐसे सेक्टर्स हैं या ऐसे लोग हैं वो शोर मचाते हैं कि जी एक एमनेस्टी चाहिए हमें, और बट नहीं देनी चाहिए इस माहौल में जहाँ पे अभी हम बैठे हैं और हम इतना टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और खुशाइन बात है कि अगर चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा है और हम प्रूव करेंगे इसको, और हमने इतने 4,70,000 अगर हाई एंड लोग कर लिए हैं, तो कल क्या आज तो वो निकल जाना चाहिए नोटिस आज सबको। इस बात को भी 2 हफ्ते हो गए, इस खबर को भी कि 4,70,000 हाँ रुपये। ठीक तो है, शायद कुछ होमवर्क हो रहा होगा, लेकिन आई थिंक इतना टाइम नहीं देना चाहिए फिर आपको, जब अनमत हो गए सही है। तो पकड़ लेना चाहिए। तो आप जिस तरह से बिजनेस में इंगेज हैं, लोकल और फॉरेन, एक जो हमारी एक माइंड सेट है टैक्स इवेजन वाला, आप क्या समझते हैं ये टैक्स इवेजन एक मतलब कल्चर के तौर पे लिया जाता है यहाँ पाकिस्तान में, या ये दुनिया भर में ये टैक्स इवेजन का एक है, मतलब होना ही होना है, मतलब आप इसको तो रोक सकते ही नहीं मतलब। देखिए जितना हाई टैक्स रेट होगा ना, उतनी टैक्स चोरी ज़्यादा होगी। ये आप लिख लें, किसी दुनिया की इकोनॉमी चले जाए, हायर द टैक्स रेट हायर द चांसेस ऑफ फ्रॉड। आप टैक्स रेट कम लगेंगे, लोगों के लिए इंसेंटिव कम होगा अंडर डिक्लेयर करने का। टैक्स रेट इतना हाई हो गया है कि आज एक फर्म के ऊपर 54% टैक्स है इस वक्त सही करंट बात ईयर है, में। सही बात है। ठीक है ना, 45% एक ओबी पर टैक्स है। फिर अगर वो हाई एंड अर्नर है तो सुपर टैक्स भी है, फिर सरचार्ज भी आ गया है 10%। सबको अगर आप कंपाउंड करें तो 54% टैक्स। यानी आप आधी से ज़्यादा इनकम उसको कह रहे हैं कि तुम जो कमा रहे हो वो मुझे दे दो। इस माहौल में कौन काम करेगा। और फिर साथ में दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं पूरी डिस्कशन में, वो ये है कि टैक्स पेयर व्हाट इज ही गेटिंग बैक। ये मोस्ट भी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। मैं 2 हफ्ते पहले यूके गया था, वहाँ पे इस वक्त VAT 20% हो गया है। अच्छा। ठीक है, 20% ऑन एवरीथिंग अक्रॉस द बोर्ड। तो मैंने उनसे कहा कि इतना हाई VAT हो गया आपका, आप लोग गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ तबके से लोगों को मेरी इस पर बात हुई, वो कह रहे हैं कि उनका रिएक्शन इतना हार्श नहीं था। वो कह रहे थे जी क्या करें जी, इकनॉमी बड़ी ख़राब हो गई है और चीज़ें चल नहीं रही हैं और इंडस्ट्री है और यूरोप भी डाउन है, ये है वो है। तो मैंने सोचा कि ये क्यों कंप्लेन नहीं कर रही है। दे आर सपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट। मतलब वो ठीक कह रहे हैं, नहीं नहीं ज्यादती तो है, बड़ा अच्छा एनर्जी बड़ी महंगी है, 1.5 पाउंड का लीटर पेट्रोल है, 1.5 पाउंड का मतलब 500 रुपये हो गया। एनर्जी की तो, पेट्रोल की तो ग्लोबल प्राइस है कि है। कह रहे हैं भाई मेरा तो इतना महंगा, बिजली महंगी है, ठंड सर्दी आने वाली, सबको परेशानी है कि जहाँ बिजली बड़ी महंगी है, बॉयलर कैसे चलेगा, सबको परेशानी है। लेकिन जो मैंने देखा वो ये देखा कि देखिए उनका सोशल नेटवर्क इतना, गवर्नमेंट ने इतना उसको सिक्योर किया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी उनकी इतनी सिक्योर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है। आप मैंने दूर दराज थोड़ा ट्रैवल किया बाय रोड, इतना अच्छा है, फैसिलिटीज़ इतनी हैं कि सिटीज़न कहता है ठीक है यार मुझे कुछ मिल रहा है ना। अब आप
अब आप देख लें कराची वाले की फिर मैं रोना शुरू कर दूँ तो कोई कहेंगे हाफिज नईम के भाई आ गए ये तो क्या मिल रहा है कराची के टैक्स पेयर को आज? कुछ नहीं मिल रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कल इस्लामाबाद से आया हूँ तो मैं पहली दफ़ा इस्लामाबाद में एक एरिया था E11 की तरफ गया, वहाँ मैंने नई रोड्स वगैरह बनी है, मैं जाके देखा वहाँ पे, तो वो क्वालिटी तो हम कराची में तस्वर नहीं कर सकते। तो मैं तो कहता हूँ ज़्यादा टैक्स देना चाहिए लाहौर और इस्लामाबाद को कराची से, बिकॉज दे आर वेल सेट, वेल मेंटेन्ड। कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा दिया है ना उनको, उनकी गवर्नमेंट ने। हमें तो कुछ भी नहीं मिला है। कहा यह जाता ना कि कराची में बिजनेस ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, वो तो बढ़ ही रहा है। नहीं, कराची का बिजनेस कहीं नहीं जाता, फिक्र ना करें आप। वो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब तो ये है कि जो काम होने चाहिए बेसिकली वो काम नहीं हो नहीं हो रहे रहे एक्चुअली, लेकिन टैक्स पूरा आ रहा है। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टैक्स पेयर ये भी देखता है कि मैं टैक्स दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुनिया की, कहते हैं, मुझे नहीं पता कितनी कंफर्म है बात, कि फाइलेंथ्रोपी कराची में होती है। अच्छा। तो लोग जो है वो इदारों को चंदा देना ज़्यादा पसंद करते हैं दैन टैक्स टू दी गवर्नमेंट। ऐसा ऐसा ही क्यों है? क्योंकि वो रिजल्ट दिखा रही हैं और फिर कि हमने ट्रस्ट आता अस्पताल है। बना लिया, हमने ये कर लिया, हमने लोगों को जो ना वो घर पे राशन पहुंचा दिया, हमने ये कर लिया, सब कुछ कर लिया, एंड दे प्रूव इट। यहाँ वो कहते हैं जी कुछ मिलता नहीं हमें गवर्नमेंट से, तो हम क्यों दें? अब ये एक एक क्या ना कहना चाहिए, एक एक माहौल बन गया ये। और अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो मैं कहता हूँ उस वक्त टैक्स कल्चर बेहतर था आज से। मुझे 28वां साल है इस प्रैक्टिस में, तो मैं तो देखता आ रहा हूँ ना कि डिपार्टमेंट की डिटेशन देखी मैंने, टैक्स कंसल्टेंट की डिटेशन देखी मैंने, टैक्स पेयर की डिटेक्शन देखी, उसका माइंडसेट कितना ख़राब हो गया है। तो जो जनरेशन हमारी आई हैं वो सारी चीज़ देखती गई ना कि सोसाइटी में चोरी डकैती, लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई। एक तरफ ये, फिर एक तरफ ये कि जनाब फिर टैक्स चोरी देखी। तो आज तो आप मुझे बताएं, ये फ्लाइंग इनवॉइस का जो मैनेस है, मैं आपको दावे से कहता हूँ 80% ट्रेडर समझता है कि ये बिल्कुल फेयर है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। काम है ये वो कहते हैं इसके बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। ये कंसल्टेंट्स कर भी काम है ये तो हाँ आजकल। हाँ, लेकिन वो अफसोस की बात ये है कि वो ट्रेडर्स, उस बेचारे को ये नहीं पता कि ये गलत काम है, हाँ, सही बात क्योंकि है। उसने तो ये देखा है कि इसके बगैर मेरा सर्वाइवल ही नहीं है। गलत को गलत ही ना समझा जाए। यानी नहीं समझा जा रहा है इस वक्त। हकीकत ये है कि अगर मैं किसी से आर्ग्यू करता हूँ तो लगता हूँ कि मैं कोई पागल वाली बातें कर रहा हूँ। हम उस सोसाइटी में उस जगह पहुंच गए हैं। वीएटी हमारा, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी, अभी आपने स्कैम देखा होगा वो 312 बिलियन का। अब बताएं 314 340 बिलियन है, जो भी फिगर है वो, इतना अगर एक जगह से चोरी हो रही है तो कितनी चोरी हो रही होगी? फिर सैलरी टैक्स पेयर क्यों दे सरचार्ज आपको? क्यों दे, सही बात क्यों है। दे? इन लीकेजेस को बंद करें ना आप। मतलब हमें किसी हकीम ने नुस्खा लिख के दिया है कि हम वीएटी चलाएं इस मुल्क में? आप एफबीआर को जाके पूछें। मैंने पिछले मेंबर पॉलिसी से, आज से जब जिनको बरतरफ किया गया, उनको मैंने पूछा था कि आपकी नेट कलेक्शन क्या है वीएटी की, तो उन्होंने कहा 4.25%। ऑन रिकॉर्ड है, आई कैन प्रूव इट। उन्होंने कहा 4.25%। ये बजट से पहले की बात है। 2013 में हमने एक वर्कशॉप की थी सेल्स टैक्स पे, जब नया नया उस ज़माने में प्रोविंशियल टैक्स आया था। उसमें एसआरबी के चेयरमैन भी थे, उसमें एफबीआर के मेंबर भी थे, शाहिद असद जो उस वक्त मेंबर पॉलिसी थे, उसमें पीआरए के नए नए चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, उस वक्त वो डायरेक्टर कहते थे उनको, वो भी आए थे। केपीआरए से वो आए थे मरहूम, बड़े अच्छे ऑफिसर थे, एक पहले एफबीआर में थे, मैं उनका नाम भूल गया, ही डाइड आफ्टर। वो केपीआरए रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी पूरी उस वक्त बीआरए नहीं बना था, बलूचिस्तान नहीं था। हमने 13 में डिस्कस किया था, मैं आपको यकीन से कहूँ, अगर उसकी रिकॉर्डिंग निकल आएगी प्रोग्राम की, उस वक्त भी एफबीआर का नेट कलेक्शन 3.5-4% था, अच्छा। जबकि रेट उस वक्त 15% था सेल्स टैक्स का, आज 18% रेट है। तो अगर आपकी नेट कलेक्शन 3.25% आ रही है, तो सर ये पूरे फार्स गेम को इनपुट आउटपुट के बंद करें ना। आप सिंगल स्टेज क्यों नहीं कर देते इसको, इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर खत्म करें झगड़ा। अरे उनका असल में ये, इसको काउंटर करने वालों का कहना ये है कि सिंगल स्टेज रेटेड अगर कर दें तो वो जो एक जो डॉक्यूमेंटेशन का एक जो ट्रेल है वो शायद खत्म हो जाए, उनका क्या कहना कर ये है। लिया आपने 11 साल में? चलें छोड़े, पिछला छोड़े, मैं 13 से 24 में बैठा हूँ, अगर वही नेट कलेक्शन 3.25 की है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्राइव, ये वो, हर महीने सेल्स टैक्स रिटर्न में
जो कंप्लायंट टैक्स पेयर है वो भागता फिर रहा है, जी मेरी इम्पोर्ट नहीं आ रहा, मेरे रिटर्न में मेरी पेमेंट बन रही है, हो रहा है ना सब कुछ। और फिर हर महीने नोटिस आते हैं कि जी आपका ये कैरी फॉरवर्ड क्यों इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया। खत्म करें सारे चक्कर को यार, 5% ले घर जाए यार, ये वाई कांट वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये करना है तो उसको सेल्स के शेड्यूल में डाल दे सबको। नहीं नहीं, खत्म एक करें एक ना दफा ही कर सर, दें। आप खत्म कर देना, आप दुबई देख ले, उसने 5% से स्टार्ट किया, उसकी कलेक्शन बढ़े जा रही है। क्यों कि देखें 5% जब सेल्स टैक्स का रेट होगा तो चोरी की गुंजाइश कहाँ है। 18% की इनवॉइस जब आपको 4% में मिलेगी तो चोरी होगी ना। सही वो बात। 100 रुपए की चीज़ सर वो टैक्स की बुनियाद पे 95 रुपए की बेच रहा है और compete कर रहा है मार्केट में, और 18 रुपए की इनवॉइस खरीद रहा है 4% पे, वो जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग इनवॉइस। फेक नहीं है वो इनवॉइस, नहीं वो नहीं तो आप जेन्युइन इशू हुई है, 73 की कंप्लायंस सब कुछ होती है, है। सब कुछ होता है, और वो बेचारा ट्रेडर तो समझता है कि ये बिल्कुल सही काम तो है। ये फ्लाइंग इनवॉइस का जो जो मेन बुनियादी प्रॉब्लम जो है, क्या ये इंपोर्ट पे अगर बंद कर दिया जाए टैक्स, असल में तो इम्पोर्टेड चीज़ ही बेसिकली तो इम्पोर्ट ही टैक्स ज़्यादा, होता है। मेरा ख्याल है ज़्यादा इस पे क्रिएट होती है। और एक और चीज़ भी है, आपने 18 के ऊपर लगा दिया 4% फर्दर टैक्स। उसमें भी एक झगड़ा ही है, मतलब हर सेक्टर में कौन उसमें आएगा कौन नहीं आएगा। अब मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मुझे 18% टैक्स, अगर कोई बंदा मुझसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नहीं भी लेता, लेकिन मैं 18 आपको देने को तैयार हूँ आउटपुट उसके ऊपर। अब आपने उसको कर दिया 22, तो वो जब 22 अगर उसने अपनी जेब से जमा कराने हैं तो नॉन कॉम्पिटिटिव कर दिया आपने उसको बिल्कुल ही। तो ये फर्दर टैक्स मजीद जो है ना वो सॉल्ट ऑन द वुंड है। अब ये बात इनको समझ नहीं आ रही कि भाई ये 22 4% कितना फर्दर टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं, ये फिगर ले आए सामने, कुछ बिलियन होंगे। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप फर्दर टैक्स ख़त्म करें, आपका साइजेबल फ्लाइंग इनवॉइस कम हो जाएगा। एक अच्छा तबका है सेल्स टैक्स में के इसमें नेट में लोग जो मजबूरी से फ्लाइंग इनवॉइस की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ 4%। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी एंड कंज्यूमर को बेचता है तो डिपार्टमेंट उसको कहता है नहीं आपको तो रिटेलर को बेचना चाहिए, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी है, अगर वो एंड कंज्यूमर को अगर दे रहा है और फर्दर टैक्स को नहीं लग रहा है तो डिपार्टमेंट इस तरह की भी लिटिगेशन बहुत सारी मतलब शामिल है। देखें ये सारी बातें जो है ना, मतलब आप इसको ब्रॉडर पिक्चर में चीज़ों को देखें। 18% सेल्स टैक्स, 4% ये नेट कलेक्शन 3.25, तो अगर मैं फिक्स करके 5 ले लूँ तो 1.25% तो बढ़ ही जाएगा ना मेरा, आज के ही टैक्स पेयर की बेस पे। और जब 5% हो जाएगा तो मेरे हिसाब से तो सिग्निफिकेंट आपका नेट बढ़ जाएगा, क्योंकि 18% एक बोझ है एक बिजनेस पे। और फिर कंपाउंडेड, आज कोई आदमी सोचता है कि मैं जाके नेट में रजिस्टर हूँ, वो कहता है कि भाई पिछला का हिसाब भी मांगेंगे मुझसे, कब से बैठे हो, कब से सेल कर रहे हो, इतने साल का रिकॉर्ड लाओ, इतने साल का सेल्स टैक्स क्या होगा, फिर कंपाउंडेड सरचार्ज और डिफॉल्ट सरचार्ज, सारा कुछ तो फिर हमें वो आता ही नहीं आगे। नेगेटिव लिस्ट पॉजिटिव लिस्ट उसको भी देखे एडवाइजर क्या कहता है, यार ऐसे काम करो, इस काम को बंद करो, नई फर्म खोलो, फिर वहाँ से शुरू करो, ये कहता है ना। सही बात है। तो ये मैंने सारा सारा टैक्स चोरी देखे वहाँ बहुत ज़्यादा होगी जहाँ टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। या फिर आपका टैक्स कल्चर इतना स्ट्रांग हो, सारी चीज़ें हों। इंडिया का टैक्स कल्चर डे 1 से बहुत स्ट्रांग है। मैं 1990s में मैं गया था वेकेशन में, अभी गया था 2000 समथिंग में, लास्ट जब वीज़े वगैरह मिलते थे तो मैं गया था इंडिया। तो इंडिया में जो एक आम आदमी है ना, वो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से रेफ्रिजरेटर भी खरीदना चाहता है ना, तो ही हैज़ टू प्रूफ थे कि ये उसका जो है ना वाइट सोर्स है, उसके पास टैक्स नंबर होना चाहिए। और ये कल्चर आज का नहीं है, इनका शुरू से है। तो हमने उस कल्चर की तरफ आना है तो गवर्नमेंट को देखें डिफ़िकल्ट स्टेप्स और कुछ गैम्बलिंग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से टैक्स रिडक्शन इज़ वन स्टेप, कि जो है ना गवर्नमेंट को, और वीएटी साइड पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज सेल्स टैक्स में जितनी चोरी हो रही है हर साल, हम कितने डबल शाह ट्रिपल शाह पता नहीं कितने हम स्कैम सुनते हैं ना। अभी निकल आया बेचारा, वो लड़का मारा गया, मारा गया। स्टोरी आ रही है कि जनाब एक और थे उनको भगा दिया गया बाहर। तो इनके पीछे तो देखें पूरे जाल हैं, ये कोई एक आदमी का 2 आदमी का काम नहीं, ये पूरा नेटवर्क है। और ये क्यों मिल रहा है आपको, कि मैंने एक दफ़ा एक सेमिनार में, आईकेप का सेमिनार था, बजट के ऊपर ही था, तो मैं, वो बैठे हुए थे, मेंबर थे या मेंबर थे शायद,
तो मैंने उनको कहा कि आपने जो ये सेल्स टैक्स की इनवॉइस दी हुई है ना लोगों को, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चेकबुक है। तो वो बहुत नाराज़ हो गए थे। अब आप मुझे बताएं 18% की अगर मैं इनवॉइस आज काट सकता हूँ और मैंने वो माल ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड को भेज दिया है, यही होता है ना ऐसे फ्लाइंग इनवॉइस में, बिल्कुल मैंने ये। भेज चुका हूँ, अब मेरे पास वो गुंजाइश है, मैंने इनवॉइस काटी 18% पे, अब उसको मुझे दी, उससे मैंने जो भी किया 3% 4%, उसकी भी सुना है मार्केट में रेट होते पूरी हैं, मार्केट की पूरी प्रैक्टिस है। रेट होते हैं कि ये फलां प्रोडक्ट के इतने, मैंने सुना है कि ये है। और जनाब जो लोग बिजनेस करते थे, सुना है आजकल वो फ्लाइंग इनवॉइस की एक्सचेंज चला रहे हैं। तो ये जब हाल है तो क्या होगा, मतलब यही होगा ना कि भाई आप रेट ही रखेंगे जब 18, जब आप 5% इनपुट है ही नहीं, तो खत्म होगी बात। देखिए आप 5 पे आए, शुरू करें, फिर आप देखें कि यार अच्छा 5% विदाउट इनपुट किसको हर्ट कर रहा है, किस बिजनेस को जेन्युइनली हर्ट कर रहा है। उसने तो हमें वैसे भी पास ऑन कर देना है, ये तो बहुत आसान सी हाँ, है। अब 5 अगर वो नहीं कर पा रहा पास ऑन फॉर सम रीज़न, अगर उसका मार्जिन इतना कम है या जो भी है और वो डिफ़िकल्टी बिजनेस है, देखिए आज भी मेडिसिन पे तो नहीं है ना सेल्स टैक्स, इन चीज़ों पे ना रखें आप। तो गवर्नमेंट विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये कह देना कि नहीं जी वैट इनपुट आउटपुट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये तो फिर देखें, फिर मुझे लगता है कि सभी मिले हुए हैं, कोई मुल्क का मफाद नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा है फ्लाइंग इनवॉइस इस वक्त। फेक इनवॉइस मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, मुझे मेरा ख्याल है IPR भी ये क्लेम करती है कि अब फेक नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो हर इनवॉइस जो है वो स्ट्राइव में फुल सिस्टम के ऊपर है, तो कोई गलत इनपुट निकले, मैं भी मानता हूँ उस बात को, लेकिन फ्लाइंग को कैसे रोकेंगे आप। जब दो दो लोग मिल के वो कर रहे हैं, हाँ, एक देने वाला और हाँ, लेने लेने वाला, वाला। उसकी पेमेंट हो रही है क्रॉस चेक से, सारा कुछ तो हो गया, जो कंप्लाइंस लॉ में मौजूद है वो तो हो गई। जो अब समझने की बात है ना सर, वो ये है कि जिस मुल्क में मोर देन 50% इकोनॉमी आपकी कैश हो ना, तो वहाँ तो कस्टमर आएगा, वो कैश देगा, वो माल लेके जाएगा, और उसने तो इनबिल्ट सेल्स टैक्स अपना रिकवर, क्योंकि जब उसने कॉस्टिंग निकाली है तो सेल्स टैक्स डाला हुआ है उसने। सही। तो पास ऑन वाला कस्टमर अगर आता है तो उससे बार्गेन करता है ना कि मैं तो आपसे पक्की इनवॉइस ले रहा हूँ सेल्स टैक्स की, आप मुझे डिस्काउंट दें, तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन मेजॉरिटी बिजनेस जो आपका गुल प्लाजा हो गया या राजा बाजार हो गया, ये सारा जो इम्पोर्टर के गढ़ हैं, तो सारा फ्लाइंग इनवॉइस चल रहा है। दिस इज़ दी कर्स हमारे पे, और यही यही इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, आगे जाके महंगाई क्रिएट करती है। ठीक है सर, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हमारा अच्छी डिस्कशन हुई, इंशाल्लाह दोबारा से मेरे पास सवाल कुछ और थे तो हमारी डिस्कशन कुछ और तरफ भी जाती रही, लेकिन बहुत यूज़फुल थी। इंशाल्लाह कभी दोबारा आपके साथ दोबारा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक थैंक यू सो मच, यू। थैंक यू।